हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो अब इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। हुकूमत अपोजिशन को और अपोजिशन रहनुमा हुकूमती नुमाइंदों को मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ही जो है वो बेहतर बना सकती है। मैं ना 3 में हूँ ना 13 में। अच्छा, दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की नाकामी का सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया और कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। भाई, हमारे तो सिर्फ 2 मुतालबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। लेकिन देखिए, अब एक बंदा दूसरे पे और दूसरा बंदा पहले पे डाल रहा है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग से सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस नियाज़ी साहब। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हुकूमती अरकान के मुताबिक मुज़ाकरात ख़त्म होने के पीछे तहरीक इंसाफ का हाथ है। आप लोग के मुताबिक तहरीक इंसाफ का हाथ जो है वो है उसमें हुकूमत को तकलीफ़ देने में। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये हुकूमत जो है उसने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और हमारे सिर्फ 2 मुतालबात थे। इस सब पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मिसट्रस्ट है कि जिस तरह पीटीआई का रवैया है, हमेशा से इमरान खान ने सुबह कुछ कहा है, शाम को कुछ कहा है। सुबह बयाने कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, और कोई भी टेस्ट करने को तैयार नहीं। कोई सियासी पार्टी, कोई इदारा, कोई भी टेस्ट करने को तैयार नहीं। इवन के फजल रहमान जैसे एक सियासतदान, उसके पास भी जब पीटीआई के वफ्द आया कि आप उनसे मुलाकात कर लें, जेल में हैं वो, तो उन्होंने उनसे बात की कि जी मैं तो जमहूरी एक सियासी बंदा हूँ, मुझे मुज़ाकरात में कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन कोई आप में से कोई बंदा गारंटी दे सकता है कि अगर मैं जो बात तय करके आऊँ उस पर वो कायम रहेंगे? तो सारे वो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। तो बात यह कि मिसट्रस्ट है, सबसे बड़ा यह मिसट्रस्ट है। उस भी हम भी कोई ट्रस्ट नहीं है, हम पे वो नहीं करते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कभी इन्होंने एक मैच्योर सियासी जमात का एक जिस तरह बिहेव नहीं किया। हमेशा ये एल्यूजन और डिलीजन पे ये बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी कई हाथ है, क्योंकि 28 को तो हमने बैठना था। हुकूमत की अगर नीयत ठीक न होती तो जो 22 निकात उन्होंने हमें तीसरी मुलाकात में दिए थे रिटर्न, हमने उनका जवाब तैयार किया था और हमारी पूरी एक सियासी टीम बैठी थी, हमारा थिंक टैंक था, उन्होंने उसके जवाब तैयार किए थे। और हम तो इस पर भी थे कि जुडिशल कमीशन के जो ये रेट लगाए हुए हैं, अगर जो उसमें टेक्निकल जो कई वजूहत हैं कि कई केसेस कोर्ट्स में हैं, कई की ट्रायल हो चुका है, कई का आप देखें कोई कैसे हैं सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। अब हम सुप्रीम कोर्ट केस सुन नहीं रहे, हम जुडिशल कमीशन बना दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू रह जाती है? तो इस तरह के चंद तकनीकी पॉइंट है जिसकी वजह से हम हिचकिचा रहे थे जुडिशल को बताने में कि हम इनको पेशकश करेंगे कि एक पार्लियामानी कमेटी बना लेती है। लेकिन इसके बावजूद हमारा ये एक जो हमारे थिंक बनाना चाहिए, तो फिर हमने ये सोचा था कि हम उसको मशरूत बंद करेंगे। असल में उसमें ये नहीं होगा कि फलां जज को बनाए, क्योंकि अभी जुडिशल कमीशन का बना है नहीं, और फिर पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फलां जज बनने चाहिए, सीनियर 3 बनने चाहिए, फलां बनना चाहिए। तो इस तरह इदारे पोलिटिसाइज होते हैं, फिर उस जुडिशल कमीशन की कोई वक़्त नहीं रहती, फिर उसको रिजल्ट को कोई तस्लीम ही नहीं करता। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हम जुडिशल कमीशन में पीछे हट रहे थे। साहब, कल मौलाना फजल रहमान से भी पीटीआई वफ्द की मुलाकात हुई है। सियासी मैदान में अफवाहें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं कि शायद अब पीटीआई सोलो फ्लाइट के बजाय इत्तेहाद बनाने जा रही है। ऐसा हुआ तो क्या ये हुकूमत के लिए टफ टाइम हो सकता है? मेरे ख्याल में जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। अभी और पिछले 1 साल 5-6 महीने ये इकट्ठे रहे हैं, और जिस तरह का कंडक्ट उनका रहा है पीटीआई का, मेरा नहीं ख्याल कि फजल रहमान साहब उन पर ट्रस्ट करें किसी बात पे, क्योंकि उनको पता है कि आज मेरे साथ अगर वो एग्रीमेंट करते भी हैं, कल वो यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न के तो ये वैसे मास्टर हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं है। दूसरा, फजल रहमान साहब जो है ना जी, वो एक जमहूरी पार्टी, सियासी जमहूरी पार्टी, मजहबी जमात है। हमेशा उसने आइन का एहतराम किया है। जो आइन के चलने वाली तमाम जो सियासी कुव्वतें उनके हमेशा साथ बैठते हैं। 22 महीने हमने जो कोलिशन गवर्नमेंट चलाई थी 2022 से 24 तक, वो हमारे साथ रहे हैं।
تو وہ کسی بھی ایسی چیز کا ساتھ نہیں دیں گے جس سے ملک یا ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں یا سیاست جو ریاست ہے انتشار کا شکار ہو جائے، تو وہ کسی طرح اس طرح کی وہ بات نہیں کریں گے. اگر وہ کریں گے تو اپنی شرائط پہ کریں گے، اور لیکن ان کو پھر کوئی گارنٹی دے کے وہ شاید ان سے بات کریں. اور اگر یہ تو اچھی بات ہوگی اگر فضل الرحمان صاحب کو ساتھ دے کے چلیں، تو شاید ہماری بات وہ نہیں مانتے، فضل الرحمان صاحب کی شاید اگر بات مان لیں تو ہم تو اس کو اچھی بات سمجھتے ہیں، ہم اس سے کوئی اچھا ویسے خطرہ نہیں محسوس. سینیٹر صاحب 2 مطالبات تھے نا، ایک سیاسی قیدیوں کی رہائی اور ایک کمیشن کا قیام، کیا حکومت ان دونوں مطالبات پر اپوزیشن کو مطمئن نہیں کر سکی؟ اب دیکھیں وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹے ہیں جب وہ ہماری بات نہیں سن رہے. ہم تو بلکہ یہ کہنے کہ جو کیسز عدالتوں میں ہیں یا جن کے فیصلے ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں. البتہ جو 26 نومبر کے جو قیدی ہیں جو ہیں 26 نومبر کے، ان کے تو ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوئے. کچھ کی وہ ضمانتیں ہو بھی گئی ہیں، کچھ 300-400 بندے کیسز ہیں. اس پہ شاید معافی کی حکومت بیٹھ کے مذاکرات ہم بیٹھ کے تو اس کا معافی بھی ترافی ہو سکتی تھی، اور ہم آپس میں بیٹھ کے ہمارا یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ کم از کم 9 مئی کو تو فیس کریں. وہ تو ایک بالکل اداروں کے خلاف نرجی کیا، اس پہ تو کچھ بات نہیں ہو سکتی. اور جن لوگوں نے وہ 9 مئی میں شامل ہیں ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے. البتہ 26 نومبر کو جو احتجاج کی ہے اس پہ جو ہے وہ ہم بات کرنے کو تیار تھے. اس پہ ان کے جو بندے گرفتار ہیں ان پہ معافی تعافی حکومت معافی کا اعلان بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ چوتھی نشست کے لیے آئے بھی نہیں اور خود ہی مذاکرات ختم کر دیے. تو اس پہ یہ کہنا کہ حکومت جو ہے یہ مذاکرات سے پیچھے پھر حکومت جو ہے وہ مذاکرات سے پیچھے نہیں رہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینیٹر غوث ناظر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی سیاسی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.